दोस्तों नमस्ते। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 आखिरी के 3 दिन और बचे हैं। मतलब आज तीसरा आखिरी दिन है जो अब ख़त्म होने को है। हिंद युग के स्टॉल से मैं शैलेश आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। हमारी कोशिश है कि विश्व पुस्तक मेले में किताबें, लेखन, पाठन और उस दुनिया से जुड़े हुए तमाम तरह के लोगों को अपने से जोड़ सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी बातें लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग इन कार्यक्रमों को जब बाद में देखें तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ समझने को मिले। मेरे साथ इस कड़ी में एक विशेष मेहमान जो वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके नाम से लोग जानते हैं, शक्ल से हो सकता है ना जानते हो। वैभव विशाल जी हमारे साथ हैं और मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। वैभव विशाल का परिचय ये है कि इन दिनों इनकी लिखी फिल्में और वेब सीरीज, और सबसे ज़्यादा तो वेब सीरीज लोगों ने खूब पसंद किए हैं। खूब जैसे किताबों में बेस्ट सेलर होता है तो वैसे ही वो बेस्ट सेलर रही हैं, सुपर डुपर रही हैं। सबसे बड़ा नाम तो स्किन 1992 जिसके डायलॉग सर ने लिखे, वैभव विशाल ने। राणा नायडू जो एक काफ़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ है जिसका एक सीज़न आ चुका है, दूसरा सीज़न आने वाला है। हाल ही में इनके द्वारा गांधी के ऊपर एक सीरीज़ जो आने वाली है, जो शायद उसका नाम गांधी हो या जो भी है, वो जल्द ही आने वाली है। अमूल के जनक वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी पे सर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम है, वो कुछ काम इनके बातचीत के क्रम में और निकल करके आएगा भी। तो सबसे पहले तो सर हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि मतलब आप पुस्तक मेले में आए हैं और हिंद युग के बुलावे पे आप दूसरे कार्यक्रम में थे और समय निकाल कर आए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपका स्वागत करूंगा। सबसे पहला सवाल आपसे कि विश्व पुस्तक मेला, जहां तक आपने बताया कि आप पहली दफ़ा आए हैं, तो कैसा लग रहा है? आप थोड़ा सा स्टॉल तक आते हुए कई सारे आपको और स्टॉल दिखे होंगे, युवा और हर आयु वर्ग के लोग जो अलग अलग स्टॉलों पे किताबें देख रहे हैं, ये माहौल आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो मतलब स्वर्ग अगर कहीं हो सकता है तो यही हो सकता है जहाँ पुस्तक, और आप लोग उस स्वर्ग के प्रभारी हैं, आप लोग इस पूरी चीज़ को संभाल के रख रहे हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ देखने को मिल ही नहीं सकती है एक लेखक को या ऐसे किसी इंसान को जो उस दुनिया में रह रहा है। पुस्तक मेलों से मेरा रिश्ता वैसे थोड़ा पुराना है, क्योंकि पटना बुक फेयर, पटना पुस्तक मेला, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, 20 साल, और देश के कुछ चुनिंदा पुस्तक मेलों में से एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी भागीदारी होती थी। मैंने अपने जीवन का पहला काम वहाँ किया जहाँ मुझे पैसे मिले थे, और उसके अलावा काफ़ी इवेंट्स वगैरह वहाँ होते थे, पार्टिसिपेट करता था। और कहीं ना कहीं हमारी सोच को हमारी विकसित किया है ऐसे मेलों ने। मैं कलकत्ता बुक फेयर भी देख चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बुक फेयर पहली बार बिना आपके सौजन्य से देखने को मिल रहा है, पर जितना मैंने देखा है वो बहुत खूबसूरत मेरा अनुभव रहा है। और उन किताबों के बीच रहना, किताबों की दुनिया में रहना, समझना। और जिस दौरान मैं बड़ा हो रहा था 90 के दशक में, तो इंटरनेट वगैरह पूरी तरह आया था नहीं, तो हमारे लिए बस इंफॉर्मेशन का जरिया किताबें ही हुआ करती थी। तो एक आपने बिल्कुल मुझे एक अलग दुनिया में भेज दिया आज यहाँ बुलाकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप मतलब हमारी दुनिया को पसंद कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल सर, ये मतलब आपके लेखन से जुड़ा हुआ, और इस किताब मेले से समझ में आया कि एक स्क्रीन राइटर को, एक पटकथा लेखक को, या एक चलचित्र संवाद के लेखक को कि उसको किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, या एक तो सवाल ये। दूसरा उसका पार्ट ये कि जो स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं, विशेष तौर पे हिंदी की बात करें हम, तो वो कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या वो मतलब उनका पढ़ना किसी तरह से मदद करता है या नहीं करता, या उनके लिए कुछ अलग तरह की किताबें वो पढ़ते हैं स्क्रीन राइटिंग के लिए? एक सवाल था। देखिए, स्क्रीन राइटिंग के लिए जो किताबें हैं, ख़ास तौर पे जो स्क्रीन राइटिंग के लिए बनाई गई हैं, नहीं, मेरा वो सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये है कि
जो एक स्क्रीन राइटर है जी। आपने स्क्रीन राइटिंग को और आप कह सकते हैं कि इनरिच करने के लिए, धार देने के लिए उसका साहित्य के बीच, साहित्य का मतलब यहाँ पे केवल फिक्शन से नहीं है, साहित्य में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों आते हैं, उसके बीच उसकी आवाजाही कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए, क्या लोग कर रहे हैं, क्या अच्छा बनाने के लिए उसकी आवाजाही जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। कितनी होनी चाहिए में मेरा बहुत सिंपल उसका उत्तर रहेगा कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हैं। और मेरी शिकायत आजकल के जो नए लेखक हैं, जो इंटर्नशिप वगैरह के लिए आते हैं या जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद आते हैं बात करने के लिए, और मैं सबसे मिलता हूँ, जवाब देता हूँ, ईमेल्स के जवाब देता हूँ, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, बताइए आपने लास्ट क्या पढ़ा है। और किसी के पास मुझे सही जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, लोग किताबों को नहीं पढ़ते हैं। और मेरे जैसा आदमी जो कि बहुत काम कर रहा है, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि साइड में एक किताब खुली रहे और मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहूं। अभी मैं सुभाष घई जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, अभी तुरंत आई है। तो तात्पर्य ये कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ते रहें, जानते रहें। और व्हाट्सएप पे जो आप पढ़ाई करें उसको पढ़ाई नहीं कही जाती है, इस तरह की पुस्तक मेलों में आए, हिंदू युग की किताबें उठाएं, और ये जो सारी दुनिया आपने बनाई है अलग अलग, आपने आपके जो यहाँ पे और लोग हैं जो आपके जैसा ही काम कर रहे हैं, आपके सरीखे लोग, उस अलग अलग दुनिया को समझें, जाने, तभी आप एक अच्छा लेखक बन पाएंगे। जब आप कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे, कहानियाँ नहीं जानेंगे, तो आप कहानियाँ कह कैसे पाएंगे? तो ये बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका उत्तर ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। ख़ासतौर पर बॉम्बे की बात कर रहा हूँ और मेरे इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, और मैं ये मानना चाहूँगा कि मैं गलत, शायद मैं ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, पर जितना मेरा इंटरेक्शन हो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग पढ़ें, किताबों को पढ़ें, समझें, जानें, किताबों की दुनिया में रहें, क्योंकि उस दुनिया में रहेंगे, पात्रों को समझेंगे, नए नए पात्रों से वो मिलेंगे, नई नई दुनिया में जाएंगे, नए नए कहानियाँ समझेंगे, तभी वो अपने कैरेक्टर्स को एनहांस कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सर। तो एक पहलू सर आपके लेखन का ये भी है, जो उसकी खासियत भी है, हम लोगों के लिए जो बहुत उपयोगी है, कि आपने किताब आधारित सीरीज आपने लिखे हैं। जी सर। जिसके मूल जो है किताबों में है जी। या किताब में है। जी। जैसे आपका स्कैम 1992 सुचिता दलाल की किताब पर आधारित। जी। सियालकोट सागा वो एक किताब पे बेस्ड है। अभी आपने हम मतलब इस बातचीत से पहले मुझे बताया कि वर्गीस कुरियन की जो आप बायोग्राफी कर रहे हैं, बायोपिक कर रहे हैं, वो भी एक नॉन फिक्शन किताब से प्रेरित है। उनकी बेटी निर्मला कुरियन ने एक ट्रिब्यूट उनको दिया, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा, ही उस पर आधारित है। और गांधी पे कुछ करना तो बिना किताबों के संभव है। बिल्कुल, रामचंद्र गुहा जी की किताब गांधी बिफोर इंडिया पर वो आधारित है। तो आपकी मतलब आपको क्या लगता है कि भारत में अब इस तरह के काम का एक सिलसिला शुरू हो चुका है जो पहले कम था, या मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, और कितनी संभावनाएं हैं मतलब जो लोग किताबें लिख रहे हैं कि वो अपनी किताबों को बहुत सीरियसली लें, उस मीडियम में अब ट्रांसलेट होने की संभावना क्या बहुत बढ़ गई है, और आपका ओवरऑल अनुभव क्या है? पहले मैं मेरे अनुभव की बात करूंगा। तो देखिए, नॉन फिक्शन से फिक्शन बनाना शैलेश जी आसान नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे गुहा जी की किताब जो है वो इतिहासज्ञ है, वो इतिहासकार है, तो इन्होंने इतिहास लिखा है, उसमें से चीज़ों को पकड़ना, समझना और गांधी जी के जीवन ही लिखना आसान नहीं था। स्कैम भी वही है, और उसमें गांधी जी का जीवन जितना बड़ा है उतना तो एक गांधी बिफोर इंडिया काफी नहीं है समझने के लिए। बिल्कुल। भले हमें एक छोटा सा बचपन का एक कोई प्रसंग ही क्यों ना दिखाना। बिल्कुल। तो उसके लिए गांधी पे लिखने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ा। मतलब मेरे पास 20 किताबें हैं जो मैंने पढ़ी थी, और तो गांधी जी पे लिखने के लिए, और आधारित थी वो ऑफ कोर्स रामचंद्र गुहा जी की किताब पर। तो वो आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है। और मेरे संगी लेखक हैं जिन्होंने काम किया, साथी लेखक सुमित और सौरभ जिन्होंने स्कैम लिखा था, मैंने तो डायलॉग्स लिखे थे, उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा स्कैम पे लिख के काम करना। सियालकोट सागा जिसपे अश्विन सांघी किताब पे आधारित है, मैंने उसको स्टोरी सीन पे डायलॉग लिखा है,
और वो अभी बनी नहीं है, वो बनने के प्रोसेस में है। और वो भी आसान नहीं था, क्योंकि फिक्शन भी लिखना, जो लेखक ने अपना लिखा है, अपनी दुनिया जो गढ़ी है, उसको ओटीटी के फॉर्मेट में ला के लिखना भी बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि एक बिल्कुल अलग दुनिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अलग दुनिया है। और हम क्या होता है, फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि भाई 40 मिनट है, 40 मिनट में क्या दिखाना है, तो कई बार हमको प्लेसमेंट चेंज करना पड़ता है। एक खास तरीके से उन्होंने किताब लिखी है, मेरा इंटरप्रिटेशन और हो सकता है, तो भले ही कैरेक्टर्स वगैरह हम वही रखें, लेकिन जो मैं लिखूंगा वो अलग लिखूंगा, तो वो होता है। तो ये सारी चुनौतियां रहती हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं जी, कि जो आपने किताबों को स्क्रीन के लिए लिखा जी, उसमें आपका फेवरेट क्या है? मतलब फेवरेट ना भी हो, जिसमें आप संतुष्ट रहे कि यार ये मैंने काम वो किया जो जितना मैं करना चाहता था, कोई एक काम। मैं गांधी जी पर जो मैंने लिखा, मैं उसको ज़रूर सबसे ऊपर मानूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था गांधी जी पर लिखना। एक तो उनका कैरेक्टर है, जो पात्र है, अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, और उसको आज के ज़माने के लिए लिखना, 2025 के ऑडियंस के लिए लिखना, और गांधी जी के नाम पे जो इंटरप्रिटेशन गांधी जी का भी हो रहा है आज के समाज में, वो बड़े विचित्र तरीके से उनको हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया है। आज उनको विलन बना दिया। बिल्कुल, उनको विलन बना दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से। तो उन चीज़ों को समझकर, और अपनी राजनीति, मेरी जो व्यक्तिगत राजनीति है, राजनीतिक सोच जो है, मेरा जो पर्सनल पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, बिना उसको हावी होते हुए, बिना उसको आगे लाते हुए मुझे लिखना था। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन आपको लगता है कि आप मतलब उतनी डिफिकल्टी के बावजूद भी एक ऐसी चीज बनाने में और लिखने में सफल रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता और है। अगर आप मान लीजिए अपने समकालीन लेखकों की बात करें जी, क्योंकि और भी सारे एडॉप्टेशन हुए हैं किताबों के फिल्मों में जी, तो उनमें से आप बताएं कि हाँ यार इसने एक ऐसा काम किया जिसने आपको प्रेरित किया हो। और मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो लोग इस दुनिया में उतरना चाहते हैं तो उनको थोड़े रेफरेंसेस मिल जाएं कि देखो यार वैभव शाल का अपना फेवरेट ये है, वो इतना किया, गांधी को अब कह पा रहा है कि हाँ थोड़ा संतोषजनक काम मैंने किया। और वो दूसरे काम जो पैरेलल आपके समकालीन और लोग कर रहे हैं उसमें से कोई एक काम है कि हाँ उनको लगता है कि यार ये मैं भी ऐसा कुछ काम करना चाहता था। आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा मैं बिल्कुल, इस सवाल मैं 2 पर मिनट वापस दूंगा आने के लिए, क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। 1-2 किताबें हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट पे जो काम हुआ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे मेरा उत्तर मालूम है। फ्रीडम एट मिडनाइट भी बड़ी मुश्किल किताब है अडाप्ट करने के लिए, जी। और उस पर जो निखिल अडवाणी साहब ने काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है। क्योंकि देखिए, किताब में एक दुनिया उन्होंने गढ़ी, उसको OTT के फॉर्मेट में ला के दिखाना, और उसमें भी किसी का पक्ष नहीं लेते हुए उस स्टोरी को बताना आसान नहीं है, और उन्होंने बहुत बखूबी वो काम किया है। पहला सीज़न आ चुका है, दूसरा सीज़न आ रहा है, तो मेरे हिसाब से रीसेंट काम जो मैंने देखे उसमें काफ़ी अच्छा मुझे लगा वो। तो एक मेरे ख्याल से और एक सवाल आपसे, मतलब बहुत लंबी बातचीत हम लोग यहाँ नहीं करेंगे जी, कि मतलब सिनेमा में या वेब सीरीज में कई बार ऐसा मैंने देखा कि एक जो मीडियम की चीज़ होती है, मतलब जो पहले वो प्रिंट मीडियम की चीज़ थी, और इस नए मीडियम में आकर के कई बार वो बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी इन द सेंस, मैं सफल के सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो जितना बड़ा उसका फलक नहीं था उससे बड़ा फलक हो जाता है। ऐसा अनुभव आपने भी किया? देखिए, क्या होता है, मैं पहले थोड़ा आपको फॉर्मेट पे थोड़ा सा, मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सीक्रेट गेम्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। क्योंकि जो किताब थी, मतलब एक किताब जो मान लीजिए कि बहुत पॉपुलर जॉनर की किताब है, जी, वो किसी डिस्कोर्स में नहीं है, लोग समझते हैं कि इसमें कोई विचार नहीं है, लेकिन एक निर्देशक आता है या एक आपके जैसा लेखक आता है और उसको एक मुख्यधारा के डिस्कोर्स की चीज बना देता है। ऐसा मैंने देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए मैं उदाहरण ढूंढ रहा था जी। और सीक्रेट गेम्स इसका अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने लिया इस किताब को, और किताब आने के बहुत दिनों बाद, ये सालों बाद बल्कि अडेप्टेशन बना, और उन्होंने वापस उसको कॉन्वर्सेशनल पीस बना दिया। अपने अनुराग कश्यप साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, और काफ़ी मज़ा हुआ डायरेक्शन था, और काफ़ी फर्स्ट सीज़न ने बहुत अच्छा किया। पर एक चीज़ मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा कि हमने संभावनाओं की बात की कि संभावनाएं क्या हैं, तो सीमाएं और संभावनाएं दोनों ही साथ चलती हैं कि भाई आप बहुत बड़ा बना सकते हैं,
एंड एट द सेम टाइम क्योंकि फॉर्मेट हमारा सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 का होता है, तो ये भी हो सकता है कि सीजन 1 बहुत अच्छा चल जाए लेकिन उसके बाद सीजन 2 आते आते इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हाँ, मतलब जो दुनिया है उस किताब की जी, वो वास्तव में असल में उसके पास सीजन होने की संभावना ही कम है। बिल्कुल, उसके पास उतना खेल है नहीं। बिल्कुल। तो जो नया खेल है, जो उसके नए खिलाड़ी हैं, वो कितने रन बना सकते हैं, ये इस पे निर्भर करने लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो चीज़ है। वैभव जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपको सुनेंगे या देखेंगे वो आपसे प्रेरित होंगे। तो आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप कितने व्यस्त हैं, और अपने इन लिखाइयों के अतिरिक्त क्या आप किसी और तरह का लेखन कर रहे हैं जो सिनेमा से अलग हो, या ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी? मेरा एक ब्लॉग है जिसपे मैं पहले काफ़ी ज़्यादा लिखता था। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में बहुत नहीं लिख सका हूँ। मैं पॉप कल्चर पे लिखता था और उन लोगों पे लिखता था जिन पे बाकी लोग नहीं जिनके बारे में लिखते हैं। जैसे मैंने मुन्ना अजीज़ हुए, जो सिंगर जो अभी नहीं रहे, या बप्पी लाहिरी साहब हुए, और उनके सोशल रेलेवेंस वगैरह पे मैं काफ़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि इन्होंने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करने में। इन जैसे लोगों ने तुम तो ठहरे परदेसी मेरे हिसाब से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और कोई बड़ा गाना हम मानते हैं। इन्होंने भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा और 80 का दशक 90 का दशक लिखा जाएगा, पॉप कल्चर की बात की जाएगी, तो इन सारे लोगों की बातचीत की जाएगी। और इनको वो धूप के टुकड़े नहीं मिलते हैं मेरे हिसाब से, जो ये इनको डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, जो डिजर्व करते हैं। तो मैं इन पे काफ़ी लिखता था। अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा कम हो गया और मैं चाहूँगा कि लिखूँ। मैं किताब भी एक लॉन्ग फॉर्मेट लिखना चाहता हूँ जो नहीं लिख पा रहा हूँ, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी। तो ये चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही। पर आपको जो आप जो कर रहे हैं, आपका सवाल वो नहीं कि जहाँ जिसमें आप सर तक डूबे हुए हैं, वो सब कामों के बारे में बताएं। बिल्कुल। तो अभी राणा नायडू सीजन 2 आ रहा है, उस पर अभी कुछ थोड़ा सा शूट बाकी है। एक ग्लोरी करके एक और सीरीज आ रहा है। ये दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। ग्लोरी जो हरियाणा में बेस्ड है, राणा ग्लोरी, हाँ ग्लोरी, ग्लोरी अंग्रेजी नाम है लेकिन सीरीज हिंदी और हरियाणवी के मिक्सर में है, तो मिक्सचर है। क्या सेटअप है उसका? एक बॉक्सर की कहानी है। इसके 2 लड़के हैं, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम बहुत सालों से दिखा रहे हैं। उसका एक अलग पहलू हम टच कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी कहानी बन चुकी है। तो अभी नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया उसको, प्लस राणा नायडू सीजन 2 आ रहा है, वो भी नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया। दोनों नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। इसके अलावा कुरियन साहब की जो मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ, वो निखिल अडवाणी, जिनकी मैंने चर्चा पहले की, वो डायरेक्ट कर रहे हैं जी। तो वो 2026 में अगले साल तक वो आ जाएगी। उस पर भी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। उसके अलावा मैं 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। एक प्रसून पांडे साहब की फिल्म है, अतुल कासबेकर जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक और फिल्म है जिसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता, मुझे परमिशन नहीं है उसकी चर्चा करने की। और उसके अलावा नहीं, बस अभी तो यही है। एक और सीरीज पे काम कर रहा हूँ जो कि अभी भी वो खुला नहीं। इतना बहुत सारा है, मतलब हाँ, इतना काफ़ी 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार में कोशिश ये रहती है कि 2 या 3 प्रोजेक्ट ही साइमल्टेनियसली चले, या 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चले, तो फिर एक किरदार और एक दुनिया से दूसरे किरदार और दूसरी दुनिया पर मेरा जो मूवमेंट है पॉसिबल हो पाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है लिखना, कि आप एक तरफ हैदराबादी में लिख रहे हैं, दक्कनी में लिख रहे हैं, दूसरे तरफ और मेरे साथ ये हुआ था कि शेखर होम करके एक सीरीज आई थी जी, वो तो बहुत मशहूर हुई जी, और उसमें वो बांग्ला वाली हिंदी में लिख रहा था। तो कई बार वो आप कैरेक्टर्स मिक्स कर देते हैं, कई बार आप एक फ्रेज है जो एक में आपने यूज किया दूसरे में। सर, वो शेखर होम से एक बात याद आई कि शेखर होम का जो सबसे रचनात्मक पहलू था वो उसके डायलॉग थे जी। तो आपने वो कैसे रचे, मतलब क्या किया उसके लिए? मतलब ठीक है, हम लोगों ने भी मतलब उस कैरेक्टर को बचपन में तो पढ़ा ही है जी, तो आपने भी पढ़ा, तो वो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो जो स्क्रीन पे जिस तरीके से वो डायलॉग उसमें हेल्प करता है उसको एस्टैब्लिश करने में उस दुनिया को, जी, आपका क्या जादू है वो? जादू तो नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें हुई। एक तो ये कि जिस दशक की कहानी थी वो दशक में मुझे बहुत प्रिय है, 90 के दशक की कहानी थी, हमने पास्ट दिखाया था। दूसरा ये कि मुझे मालूम चल गया था कि कौन बन रहा है, शर्लॉक होम्स का किरदार कौन निभा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल अडेप्टेशन BBC इंडिया ने किया था, केके के बारे में पता था और परिप्रेक्ष्य जानता था मैं। और
क्योंकि मैं बिहार का हूँ और बंगाल पास में ही है, तो बांग्ला जो कल्चर है, जो संस्कृति है वहाँ की, और जो हिंदी है वो मैंने देखी है, पढ़ी है, जानी है। तो मेरे लिए इन सबको मिलाकर एक वर्ल्ड बनाना एक चैलेंज था, लेकिन चूँकि इन चीज़ों की जानकारी थी मुझे, तो मैंने फिर पॉप कल्चर एलिमेंट्स लेते हुए उस विश्व को गढ़ा। और शर्लॉक होम्स ऐसे कैरेक्टर हैं जो कोई भी राइटर चाहेगा उस पर काम करना, ये तो ड्रीम कम ट्रू जैसी बात जो बोलते हैं, ये वही था। तो फिर मैंने कुछ एक जो विदेशी हुए हैं सीरीज़ वगैरह, उनको भी मैंने देखा था, पर कोशिश ये थी कि उन सबसे अलग करके कुछ दिखाऊं। और हमारा जो सीरीज़ था वो अलग था भी, उसमें एक ट्विस्ट भी आता है जो मैं कुछ बोलूँगा नहीं अभी, मैं चाहूँगा लोग देखें हाँ, जिन्होंने नहीं देखा, बिल्कुल जिन्होंने नहीं देखा है। तो वो सब मिला जुला कर आया। और हाँ, वो कई सारी चीज़ें, चले जी सच बताऊं तो कई बार अपने आप हो जाता है, संयोग घटित होता है। हाँ, वो सरस्वती का भी आशीर्वाद मिल जाता है और उस वक्त आपकी लेखनी वही लिखने लगती है जो चाहिए होता है। तो मैं कई सारी चीज़ों को अपना मानता ही नहीं हूँ, मैं ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। तो मैं हालांकि वो सवाल नहीं पूछना चाहता था, लेकिन एक ये उज्जवल भड़ाना, इनके दिखने से मुझे सवाल याद आया। ये भी स्क्रीन राइटिंग में ट्राई कर रहे हैं काफी। आपके नजरिए से क्या अभी जो जिस तरह की स्क्रीन राइटिंग का पूरा सेटअप है, उसमें कोई अगर स्क्रीन राइटर होना चाहता है तो क्या उसे पहले से ही सब चीजें लिख करके रख लेनी चाहिए? क्या वो अप्रोच ठीक है या कोई और अप्रोच उससे चुनना चाहिए? क्योंकि मान ले, मतलब मैं जहां दूर से बैठा व्यक्ति देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक स्क्रीन रेडी चीज अगर कोई है भी तो उसको सुनने में और उसको पढ़ने में बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेस और उनको दिलचस्पी होती है। आमतौर पे वो लोग तय करते हैं या उनके दिमाग में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं और इस पे करते हैं। मतलब मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वर्गीस कुरियन के लिए वर्क सीरीज बायोग्राफी कर रहे हैं या बायोपिक कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उस डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का आइडिया हो कि ऐसा कुछ करते हैं, मतलब वो आइडिया आपके पास चल के आया हो, तब आपने उसको लिखना शुरू किया। और क्या ऐसी आइडिया, मतलब ऐसी चीजों की संभावना है कि आपके पास आइडिया है, आपने सब कुछ तैयार कर लिया है और उसमें लोगों की रुचि? तो मैं इसका सिंपल उत्तर देने का प्रयास करता हूँ जी। क्या होता है कि एज समबडी हु हैज बीन अराउंड अ व्हाइल, काफी दिनों से मैं हूँ, तो कई लोग अपना अपना भेजते हैं। मैं बोलता भी हूँ कि मैं राइटर ढूंढ रहा हूँ, चलो सैंपल भेजो। तो कैसे हम चयन करते हैं, मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपके सवाल के उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, उत्तर मिल जाएगा आपको। तो किसी भी नए स्क्रीन राइटर को अगर परखना है तो वो ये समझ ले कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है उनके लेखन को। 1-1.5 मिनट उनके पास है, यानी कि 3 पन्ने या 4 पन्ने उनके पास हैं सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए। उन 3 पन्नों पे, और मैं इसलिए ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, 3 पन्नों से समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर उन 3 पन्नों में दिखाई पड़ गया कि हाँ भाई संभावनाएं हैं कि भाई आदमी अच्छा कर सके या थोड़ा गढ़ सकते हैं, थोड़ा इसको तराशा जा सकता है, तो फिर हम आगे बातें करते हैं। पर वो नहीं अगर मिलता है तो देन इट इज एब्सोल्यूट एंड इमीडिएट रिजेक्शन। तो इसलिए मेरा नए जो भी राइटर्स हैं उनसे हमेशा यही मेरी सलाह रहती है कि भाई आप बिल्कुल तराश के उसको निखार कर लेकर आए। क्योंकि अगर आप पहला मेरे को भेजेंगे जिसमें कि स्पेलिंग मिस्टेक है, जो की गलतियां हुई हैं या व्याकरण में ठीक नहीं है, और ये बहुत जरूरी है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हिंदी में लिखिए, लेकिन व्याकरण सही लिखिए। चैट जीपीटी से नहीं लिखवाइए। लोग आजकल ये भी करने लगे हैं, और चैट जीपीटी को 1 मिनट में हम समझ लेते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को समझना बड़ा आसान है। तो वो सब बगैर किए आप लिख के बिल्कुल अच्छा करके आप किसी राइटर को भेजेंगे। राइटर्स की तो सख्त जरूरत है। बंबई शहर में लेखक है नहीं। मेरा सवाल ये था, वो ठीक है कि राइटर्स की, नहीं, मैं आपके दूसरे सवाल के दूसरे पार्ट का जवाब देता हूँ। तो अब जो लोग हैं जो आप कहें कि भाई बिल्कुल तैयार करके रखें, या मतलब तैयार करके रखना किसी काम का है या बिल्कुल काम का है? बिल्कुल काम का है। तो वही सेकंड पार्ट का मैं जवाब देता हूँ। सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, मैंने विभाजित कर दिया अपने दिमाग में। तो बिल्कुल जरूरी होता है, आप उसको लिखिए, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की वेबसाइट पे रजिस्टर कराइए, बहुत जरूरी है। SWA वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कराना।
जो राइटर्स नहीं है SWA के मेंबर्स, अगर वो लिखना चाह रहे हैं विजुअल मीडियम के लिए, मैं उनको बोलूंगा कि SWA के मेंबर बने, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं वो आपके प्रोटेक्ट राइट्स को। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। रजिस्टर कराएं, उसके बाद शेयर करें। और लेकिन वही है कि शेयर जब कर रहे हैं वो, और अगर अच्छी चीज है तो लोग जरूर बनाना चाहेंगे, लेकिन वही कि उनके पास ये समझना पड़ेगा फिर भी कि वही 1.5 मिनट, वही 1.5 या 3 मिनट का ही चांस 3 है मिनट का ही कि अगर वहां तक स्क्रीन में गति है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो ऐसा मसला है कि अगर हम जब कोई फिल्म या वेब सीरीज, मतलब ऑडियो विजुअल मीडियम कोई देखना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अधिक मिनट तक अगर हमने उसने हमको नहीं पकड़ा तो काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल, आप नहीं देखते हैं ना, आप बोलेंगे यार वेब सीरीज मैंने देखना शुरू किया, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जहां भी आप देख रहे हो, अगर 1.5-2 मिनट में आपको उसने नहीं जकड़ा है तो फिर आप आगे देखेंगे ही नहीं, आप तुरंत वो चेंज कर लेंगे, आप बैक स्पेस वो बटन डालेंगे, आप दूसरा कुछ देखने लगेंगे। तो अगर हम कोल्ड ओपन जिसको हम बोलते हैं हमारी उसमें, तो अगर आप वो अच्छा नहीं है तो आगे कोई नहीं बैठ के देख रहा। और यही चीज लेखकों के साथ भी है कि आपके अगर पहले 3 पन्ने 4 पन्ने अगर आकर्षित नहीं कर रहे हैं दूसरों को, तो आपका वो काम का नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इस बात का ये जरूरी है कि इस बात का लोग ध्यान रखें और वो ध्यान रखकर ही लिखें। तो मुझे लगता है कि ये हमारी छोटी सी बातचीत देखने वाले और सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। आपने पटकथा लेखन, संवाद लेखन और किताबों को पटकथा में बदलने की जो आपके अनुभव हैं वो हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बुलावे पे विश्व पुस्तक मेला में हिंद युग के स्टॉल तक आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सतीश जी, आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप मनीष जी सब लोग मिलके, ज्योति कहाँ गई, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे ही करते चलें और हम लोग आपके लेफ्टिनेंट हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद।